कहानी शुरू होती है एक ऐसी जेल से जिसका नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप उठती है। शॉशैंक रिडेम्पशन। यह कोई आम जेल नहीं है, यह वह जगह है जहां से आज तक कोई भी कैदी जिंदा बाहर नहीं निकला। हजारों कैदी इस जेल की दीवारों के पीछे बंद हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने को अपना सच मान लिया है। यहाँ से भागना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि शॉशैंक में भागने की कोशिश की सजा सीधी मौत होती है। यही वजह है कि यहाँ कैद लोग भागने का सपना भी नहीं देखते। यहीं से सीन कट होता है और हमें एंडी डुफ्रेन से मिलवाया जाता है, एक बहुत बड़े बैंक का सम्मानित बैंकर। अगले ही पल हम हत्याओं का, उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी का खून। वकील के सामने एंडी अपनी बात रखता है। वो मानता है कि गुस्से में उसके मन में ख्याल आया था अपनी पत्नी को खत्म कर देने का। इसी गुस्से में उसने एक बंदूक भी खरीदी थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ वो अपनी पत्नी से अब भी प्यार करता है और इसी वजह से उसने वो बंदूक उठाकर सीधे नदी में फेंक दी। जैसे ही एंडी ये बात कहता है, वकील कहता है, बीते 3 दिनों से पुलिस ने उस नदी का कोना कोना खंगाल लिया है, लेकिन कोई बंदूक नहीं मिली। इसके बाद वकील एक एक करके ऐसे कई सबूत अदालत में रखता है जो एंडी के खिलाफ जाते हैं और अंत में एंडी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक भी ठोस सबूत नहीं था और इसी वजह से अदालत का जज उसे दोनों हत्याओं का दोषी ठहराकर 2 उम्र कैद की सजा सुना देता है। लेकिन असली सजा कोर्ट से नहीं मिलती, असली सजा मिलती है शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की उस जेल में, जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका, जहां कुछ लोग इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उन्हें याद भी नहीं कि आजादी कैसी लगती है। नई बैच के कैदी जैसे ही अंदर लाए जाते हैं, लोहे की सलाखों के पीछे बैठे पुराने कैदी उनमें से किसी एक के रोने पर शर्त लगा रहे होते हैं और इस शर्त में शामिल है एक आदमी, रेड को लगता है कि एंडी जैसे मासूम शांत आदमी पहली ही रात टूट कर रो पड़ेंगे। इसके बाद सभी कैदियों को लाइन से जेल के अंदर लाया जाता है और हर एक कैदी को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, लोग चिल्लाते हैं, नए कैदियों को डराते हैं। जेल के पुराने कैदी नए आने वालों को सिर्फ इसलिए डराते हैं ताकि कोई एक टूट जाए और आखिरकार ऐसा ही होता है। नई बैच में एक कैदी अचानक फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी आवाज सुनकर गार्ड पहुँचते हैं। पहले उसे चुप रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन जब वो रोना बंद नहीं करता तो गार्ड उसे सेल से बाहर घसीटते हैं और इतना पीटते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। उधर रेड की उम्मीद भी गलत साबित हो जाती है और वो अपनी लगाई हुई शर्त हार जाता है जिसे वो टूटते देखना चाहता था। एंडी डुफ्रेन। वो पूरी रात चुपचाप खड़ा रहा और यही रेड को पहली बार समझ आता है, एंडी बाहर से भले शांत दिखता हो लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। सीन कट होता है। हम एंडी को जेल के नाश्ते के समय देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा। उसी टेबल पर उसके पास बैठा है जेल का सबसे पुराना कैदी हैटलन। बचपन से ही इसी जेल में है। उसके लिए शॉशैंक कोई जेल नहीं, उसका घर है। हैटलन उसे बताता है कि अगर जेल में कुछ भी मंगवाना हो तो सिर्फ रेड ही वो काम कर सकता है। ये बात सुनते ही एंडी एक पल भी नहीं रुकता और सीधे जाकर रेड से मिलता है। एंडी रेड से कहता है, सुना है इस जेल में अगर बाहर की दुनिया से कुछ मंगवाना हो तो वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। रेड जवाब देता है, हाँ मैं मंगवा तो सकता हूँ, लेकिन वो चीजें नहीं जो किसी को नुकसान पहुँचाने या यहाँ से भागने के काम आए। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक छोटा हथौड़ा और एक बड़ा पोस्टर चाहिए। ये सुनकर रेड चौंक जाता है। वो तुरंत सवाल करता है, हथौड़ा? वो भी जेल के अंदर? तुम ऐसी चीज क्यों मंगवा रहे हो जो किसी के लिए खतरनाक हो सकती है? कहीं तुम किसी को मारने वाले तो नहीं? एंडी शांति से जवाब देता है, यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। रेड कहता है, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। इतना कहकर रेड कुछ कैदियों की तरफ इशारा करता है और धीमी आवाज में कहता है, सिस्टर्स गैंग, इनकी नजर तुम पर ठीक नहीं है। आखिरकार रेड उस हथौड़े और वो पोस्टर का इंतजाम कर देता है, लेकिन मन ही मन वो मुस्कुराता है। इतने छोटे से हथौड़े से अगर कोई जेल में सुरंग बनाने की सोचे तो उसे सैकड़ों साल लग जाए। कुछ ही समय बाद वो हथौड़ा हैटलन के जरिए एंडी तक पहुंचा दिया जाता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता है और एंडी को जेल के अंदर लॉन्ड्री का काम सौंप दिया जाता है। एक दिन एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है, तभी सिस्टर्स गैंग उसे घेर लेती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से वो बेबस हो जाता है। उसे बेरहमी से पीटा जाता है और उसके साथ जबरदस्ती की जाती है और उसका शारीरिक शोषण लगातार 2 साल तक चलता रहता है। इस सब के बीच एंडी अंदर से पूरी तरह बदल जाता है। वो ज्यादातर समय खामोश रहने लगता है और लोगों से दूरी बना लेता है। कुछ समय बाद जेल की छत ठीक करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है।
इन्हीं में एंडी का नाम भी होता है। काम के दौरान एंडी एक गार्ड की बात सुन लेता है। गार्ड का नाम होता है हैडली। वो दूसरे गार्ड से कह रहा होता है कि उसके भाई की मौत के बाद उसे कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन अगर वो पैसे लेता है तो उस पर भारी टैक्स देना पड़ेगा। एंडी ध्यान से ये सब सुनता है और हिम्मत करके हैडली के पास चला जाता है। वो उससे एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो? हैडली को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को धमकाता है और लगभग छत से नीचे फेंक ही देता है, लेकिन एंडी तुरंत अपनी बात साफ करता है। वो कहता है, अगर तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो तो वो पैसे उसे गिफ्ट कर दो। कानून के मुताबिक पत्नी को दिए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगता। एंडी ये भी कहता है कि वो सारे कागजात खुद भर देगा बिना किसी फीस के, जबकि कोई वकील इसके लिए काफी पैसे ले लेता। हैडली हैरान रह जाता है। वो पूछता है, इसके बदले तुम क्या चाहते हो? एंडी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस एक छोटी सी बात कहता है, मेरे दोस्तों को बियर पिला दीजिए, भले ही ये नियमों के खिलाफ हो। अगले ही दिन एंडी के दोस्त धूप में बैठकर बियर पीते नजर आते हैं। उस पल साफ हो जाता है, एंडी ने हैडली की मदद की है। वक्त गुजरता है और इसी दौरान एंडी और रेड धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों साथ बैठकर एक फिल्म देख रहे होते हैं। तभी एंडी रेड से कहता है, मुझे उस एक्ट्रेस का पोस्टर चाहिए। लेकिन उसी दिन जैसे ही एंडी अपने सेल की तरफ जाता है, सिस्टर्स गैंग उसे पकड़ लेती है। इस बार एंडी पहले जैसा नहीं रहता। वो डट कर मुकाबला करता है, लेकिन ये बात उन लोगों को और भड़का देती है। वो एंडी को इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि उसे पूरे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है। उस हमलावर को सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए अकेले बंद सेल में डाल दिया जाता है। उसी दौरान गार्ड हैडली उससे मिलने आता है। वो गुस्से में होता है क्योंकि एंडी ने उसकी मदद की थी। एंडी का बदला लेने के लिए हैडली उस हमलावर को इतना मारता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। 1 महीने बाद एंडी वापस अपने सेल में लौटता है। रेड उसे वो पोस्टर तोहफे में देता है जिसकी एंडी ने बात की थी। एंडी जैसे ही पोस्टर लगाने लगता है, तभी जेल का वार्डन अचानक इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। वो पूरा सेल चेक करता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिलता। एंडी के हाथ में बस एक बाइबल होती है। वार्डन उसे देखकर बाइबल उठाकर देखता है और फिर वापस लौटा देता है। असल में ये तलाशी सिर्फ बहाना थी। वार्डन एंडी से मिलना चाहता था क्योंकि उसने सुन लिया था एंडी पैसों के मामलों में काफी माहिर है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है कि उसे लगता है एंडी जैसा समझदार और पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ लॉन्ड्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ वार्डन फैसला करता है कि अब से एंडी को जेल की लाइब्रेरी की जिम्मेदारी दी जाएगी। जब एंडी लाइब्रेरी में आता है तो उसे देखकर हैटलन बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार कोई तो आया है जो किताबों और इस जगह की कदर करता है। इसी दौरान गार्ड हैडली एक और गार्ड को लेकर वहां पहुंचता है और उसे एंडी से मिलवाता है। वो गार्ड भी किसी निजी परेशानी में फंसा होता है। एंडी उसकी बात ध्यान से सुनता है और बहुत ही कम समय में उसकी समस्या का हल निकाल देता है। धीरे धीरे एंडी की काबिलियत की चर्चा पूरी जेल में फैलने लगती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसके पास काम करवाने वालों की लाइन लग जाती है। काम इतना बढ़ जाता है कि एंडी को एक सहायक की जरूरत पड़ती है और यही काम रेड संभालने लगता है। इसी बीच एंडी को एहसास होता है कि लाइब्रेरी की हालत बेहद खराब है। यहाँ न नई किताबें हैं, न ही कोई कैदी पढ़ने आता है। एंडी वार्डन से मिलकर कहता है कि लाइब्रेरी के लिए और फंड की जरूरत है, लेकिन वार्डन जवाब देता है कि सरकार ने बहुत पहले लाइब्रेरी के लिए पैसे भेजना बंद कर दिया है। एंडी कहता है कि वो सरकार को खत लिखना चाहता है। वार्डन उसे इजाजत तो दे देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि उसे कोई जवाब मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर भी एंडी हार नहीं मानता। वक्त बीतता जाता है और वो लगातार सरकार को खत भेजता रहता है। इसी बीच एक दिन एंडी को पता चलता है कि हैडली ने हाईवुड के गले पर चाकू रख दिया है और उसे मारने वाला है। एंडी और रेड तुरंत वहां पहुंचते हैं और किसी तरह हालात को संभालते हैं। आखिरकार हैडली हाईवुड को छोड़ देता है। इसके कुछ समय बाद एक बड़ा फैसला सामने आता है। हैटलन को रिहा किया जा रहा है, लेकिन ये खबर हैटलन के लिए खुशी की नहीं होती। पिछले 50 सालों से वो इसी जेल में रहा है। वो बाहर की दुनिया को लगभग भूल चुका है। बाहर न उसका कोई है, न कोई अपना। फिर भी चाहकर भी उसे इस जेल से बाहर जाना पड़ता है और इसी के साथ हैटलन की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं था। जेल से बाहर निकलते ही उसे सब कुछ बेहद अजीब लगने लगता है। 50 सालों में दुनिया की रफ्तार हैरान कर देने वाली हद तक बदल चुकी होती है। जिस सड़क पर कभी गिनी चुनी गाड़ियां दिखती थीं, आज वहीं गाड़ियों की अंतहीन भीड़ है। यह तेज, शोर से भरी और बेरहम दुनिया उसे अपनाने को तैयार नहीं होती। इतने सालों तक जेल की सीमित और तयशुदा जिंदगी जीने के बाद यह खुली लेकिन बेपरवाह दुनिया उसके लिए और भी ज्यादा कैद बन जाती है। वह कोशिश करता है
लेकिन इस बदली हुई दुनिया में खुद को फिट नहीं कर पाता और इसी भीड़ भाड़, अकेलेपन और अंदर की टूटन के बीच वह जिंदगी से हार मान लेता है और अपनी जान दे देता है। उसी जेल में आगे दिखाया जाता है कि वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम होता है इन आउट प्रोग्राम। इस योजना के तहत कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर काम करवाया ताकि उन्हें समझ आ सके कि मेहनत करके पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। इस प्रोग्राम की वजह से वार्डन को कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बेहद सस्ती होती है। धीरे धीरे वार्डन इसी के जरिए भारी मात्रा में पैसा कमाने लगता है, लेकिन यह सारा पैसा ब्लैक मनी होता है। यहीं पर एंडी उसकी मदद करता है। एंडी इस पैसे को एक ऐसे आदमी का बनाता है जो असल में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होता। रैंडल स्टीफन्स नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और सारा पैसा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि अगर कभी पुलिस को शक भी हो जाए तो वे ऐसे इंसान की तलाश करें जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी उम्र में काफी छोटा होता है और अब तक वह कई जेलों में जा चुका होता है। जब उसे पता चलता है कि एंडी ने जेल में रहते हुए कई लोगों की मदद की है तो वह एंडी के पास आता है और उससे अपनी एक इच्छा बताता है। टॉमी कहता है कि वह अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सके। एंडी उसकी बात को गंभीरता से सुनता है और बिना किसी स्वार्थ के उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करना शुरू कर देता है। एक दिन टॉमी रेड से हैरानी के साथ पूछता है, इतना समझदार और सलीकेदार इंसान होते हुए भी आखिर एंडी को जेल क्यों जाना पड़ा? रेड उसे बताता है कि एंडी कभी एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उस पर अपनी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोप लगा और इसी वजह से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह सुनकर टॉमी गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वह एंडी को बुलाता है। टॉमी एंडी और रेड दोनों को एक बात बताता है। वह कहता है कि 4 साल पहले वह एक दूसरी जेल में बंद था जहां उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई थी। उस कैदी ने उसे बताया कि एक रात वह चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसा। चोरी के दौरान घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उस कैदी ने घर के मालिक और उसकी पत्नी दोनों को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वे पति पत्नी नहीं थे बल्कि प्रेमी थे और वह औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब टॉमी ने अखबार पढ़ा तो उसे मालूम पड़ा कि पुलिस ने जांच के बाद इन दोनों हत्याओं का इल्जाम उसी बैंकर पर डाल दिया। यहीं पर सच्चाई सामने आती है। एंडी पूरी तरह बेगुनाह था। यह सब जानने के बाद एंडी सीधे वार्डन के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी वही इंसान था जो वार्डन के काले पैसों को सफेद करता था और उसके सारे राज जानता था। अगर एंडी जेल से बाहर चला जाता तो वार्डन न सिर्फ और पैसा कमाने से हाथ धो बैठता बल्कि उसके ब्लैक मनी का राज भी खुल सकता था। इसलिए वार्डन ठंडे लहजे में कहता है, यह सब एक झूठी कहानी है। मुझे ऐसी कहानियां रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी कहता है कि अगर वह आजाद भी हो गया तो वह कभी वार्डन के काले पैसों का जिक्र किसी से नहीं करेगा। लेकिन यह सुनकर वार्डन और भड़क उठता है। वह एंडी को काल कोठरी में डालने का आदेश देता है। इसके बाद वार्डन सीधे टॉमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि जो बातें उसने एंडी को बताई थीं, क्या वे सब सच हैं? टॉमी साफ शब्दों में कहता है, हाँ, ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। इतना सुनते ही वार्डन एक गार्ड को इशारा करता है और उसी पल टॉमी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। टॉमी की मौत के बाद वार्डन वापस एंडी के पास आता है। वह बेहद ठंडे लहजे में एंडी से कहता है कि टॉमी ने जेल से भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी सच्चाई समझ चुका होता है। वह जान जाता है कि टॉमी को इसलिए मारा गया क्योंकि वही उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत था। गुस्से और टूटन के बीच एंडी वार्डन से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। यह सुनते ही वार्डन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह आदेश देता है कि एंडी को 1 और महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। काल कोठरी एक ऐसी जगह थी जहां न रोशनी होती है न आवाज, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। आज तक किसी भी कैदी को इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया था। पूरे 2 महीने एंडी उस अंधेरे में बिताता है, बिना किसी इंसान की आवाज सुने, बिना किसी उम्मीद के सहारे। जब 2 महीने बाद एंडी बाहर आता है तो पूरा जेल हैरान रह जाता है। सबको लगता था कि एंडी अंदर से पूरी तरह टूट चुका होगा, लेकिन एंडी
पहले की तरह शांत होता है। उसके चेहरे पर वही ठहराव, वही अजीब सी शांति। रेड एंडी के पास जाता है। एंडी बहुत शांत आवाज में रेड से कहता है कि अगर वह कभी इस जेल से आजाद हो पाया तो वह मैक्सिको चला जाएगा। वहाँ समुंदर के किनारे वह एक छोटी सी होटल खोलेगा, साधारण मगर सुकून से भरी हुई। एंडी कहता है कि वह अपने पास कुछ नावें भी रखेगा जिनमें बैठकर वह टूरिस्ट्स को घुमाएगा और कभी कभी समुंदर के बीच जाकर मछली भी पकड़ेगा। फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि उस जगह उसे एक ऐसे जुगाड़ू इंसान की जरूरत पड़ेगी जो उसके लिए बाहर से सामान लाया करे। यह कहते हुए एंडी की नजर सीधे रेड पर टिक जाती है। कुछ पल की खामोशी के बाद एंडी रेड से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड भारी आवाज में जवाब देता है, शायद, लेकिन तब तक मैं इतना बूढ़ा हो चुका होऊंगा कि मेरी आंखें बाहर की दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाएंगी। रेड कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी है और अब वह लगभग भूल चुका है कि बाहर की जिंदगी कैसी होती है। फिर रेड एंडी से कहता है, मैक्सिको के बारे में सोचना छोड़ दो, वो सिर्फ एक सपना है और उम्मीद बहुत बुरी चीज होती है। इस पर एंडी उसे शांति से जवाब देता है, खतरनाक होता है बिना उम्मीद के जीना। उम्मीद खतरनाक नहीं होती रेड। इसके बाद एंडी जाने लगता है, लेकिन रुककर रेड से कहता है, मुझसे एक वादा करो। रेड उसकी तरफ देखता है। एंडी कहता है, जब तुम इस जेल से आजाद हो जाओ तो मेरा एक काम जरूर करना। एंडी उसे एक पता बताता है। वहाँ एक बहुत बड़ा खूबसूरत पेड़ है। उसी पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है और उस दीवार में एक काला पत्थर लगा हुआ है। एंडी कहता है कि उस काले पत्थर के नीचे एक बॉक्स दबा हुआ है और जब भी रेड आजाद हो तो जरूर जाकर उसे देखे। रेड पूछता है, वो जगह इतनी खास क्यों है? एंडी बस इतना कहता है, क्योंकि वहीं मैंने अपनी वाइफ को पहली बार प्रपोज किया था। इसके बाद एंडी सीधे वार्डन के पास जाता है। वह ब्लैक मनी को वाइट करने से जुड़े सभी कागजात तैयार करता है और उन्हें खुद वार्डन की तिजोरी में रख देता है। जाते समय वार्डन एंडी को अपने कपड़े और जूते देते हुए कहता है, इन्हें प्रेस कर देना और जूतों को अच्छे से पॉलिश कर देना। यह एंडी का काम नहीं था, लेकिन वह बिना कुछ कहे चुपचाप सब करने लगता है। इसके बाद एंडी अपने सेल में वापस लौट आता है। उधर रेड बहुत बेचैन होता है। एंडी की बातों से उसे लगने लगता है कि कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। ऊपर से वार्डन का व्यवहार भी एंडी के साथ बेहद कठोर हो चुका था। किसी तरह वह रात गुजरती है। सुबह होते ही जेल के सभी सेल्स के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन एंडी को छोड़कर सारे कैदी बाहर आ जाते हैं। रेड घबरा जाता है। उसे किसी अनहोनी का डर सताता है। जेल के इतिहास में यह पहली बार था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया था। गार्ड्स जब एंडी के सेल की जांच करते हैं तो वे भी घबरा जाते हैं। उधर वार्डन तैयार होकर जैसे ही अपने जूते पहनने के लिए डिब्बा खोलता है, उसे उसमें अपने जूते नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते मिलते हैं। यह देखते ही वार्डन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह दौड़ता हुआ एंडी के सेल की ओर जाता है। उसी पल पूरी जेल में अलार्म बजने लगते हैं। यह वही अलार्म था जो किसी कैदी के भागने पर बजाया जाता है। कैदियों ने यह आवाज पहली बार सुनी थी। वार्डन जब एंडी के सेल में पहुंचता है तो वह पूरी तरह खाली होता है। वह रेड को बुलाता है और चिल्लाकर पूछता है, एंडी कहाँ है? रेड को कुछ भी पता नहीं होता। गुस्से में वार्डन चिल्लाता है, वह इंसान था, हवा नहीं जो उड़कर गायब हो जाए। क्या जमीन निगल गई उसे या आसमान? गुस्से में वह पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। एक पत्थर दीवार पर लगे पोस्टर से टकराता है और पोस्टर फट जाता है। जब पोस्टर हटाया जाता है तो उसके पीछे एक गहरी सुरंग दिखाई देती है। रेड यह देखकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि एंडी ने यह सब उसी छोटी सी हथौड़ी से किया है। एंडी हमेशा सबको चौंकाता रहा था और इस बार भी उसने सबको हैरान कर दिया। अब दिखाया जाता है कि एंडी आखिर जेल से कैसे भागा। एंडी रोज उस छोटी हथौड़ी से धीरे धीरे दीवार खोदता था। वह बेहद सफाई और समझदारी से काम करता था। दीवार से निकलने वाली मिट्टी वह अपनी जेब में भर लेता और बाद में बाहर आकर उसे जमीन पर फैला देता था। इसी तरह सालों की मेहनत के बाद उसने पूरी तैयार कर ली। वार्डन ने बाहर हर जगह तलाश करवाई, लेकिन एंडी कहीं नहीं मिला। जो मिला वह थी वही घिसी हुई हथौड़ी और एंडी के पुराने कपड़े। असल में एंडी ने आखिरी दिन सबसे बड़ी चाल चली थी। उसने वार्डन के काले कारनामों से जुड़े सारे सबूत चुरा लिए थे और जाने से पहले वार्डन के केबिन में फाइलों की जगह अपनी बाइबल रख दी थी। इसके बाद जब वार्डन ने उसे कपड़े प्रेस करने के लिए दिए तो एंडी ने वार्डन का एक सूट खुद पहन लिया और उसके ऊपर जेल के कपड़े पहन लिए। उसने वार्डन के नए जूते भी पहन लिए थे।
इसीलिए अपने पुराने जूते डिब्बे में छोड़ दिए थे। रात को अपने सेल में लौटकर एंडी ने लाइट्स बंद होने का इंतजार किया, टॉर्च जलाई और चुपचाप उस सुरंग में उतर गया। इसके बाद एंडी उस गटर पाइप को तोड़ता है और उसी संकरे बदबूदार गटर के अंदर रेंगते हुए उस जेल से बाहर निकल जाता है, जिस जेल से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका था। यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। जिस गटर पाइप से एंडी बाहर निकला उसकी लंबाई लगभग 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर थी। अंधेरा, गंदगी और मौत का डर, लेकिन आजादी की चाह इन सब पर भारी थी। अगली सुबह एंडी सीधे उस बैंक में पहुंचता है जहां वार्डन का सारा ब्लैक पैसा जमा था। यह पैसा एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जो असल में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। दरअसल जेल में रहते हुए एंडी ही उस फर्जी आदमी के नाम से साइन किया करता था और उसी पहचान से जुड़े सारे कानूनी दस्तावेज भी एंडी के पास थे। इसी वजह से बैंक में किसी को जरा सा भी शक नहीं होता और एंडी आराम से पूरा पैसा निकाल लेता है। यह रकम थी $2.95 मिलियन। यानी एंडी न सिर्फ आजाद हो चुका था बल्कि अब वह जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार भी था। इसके बाद एंडी वार्डन के काले कारनामों से जुड़े सारे सबूत प्रेस को भेज देता है। अगली सुबह यह खबर अखबारों की सुर्खियों में छा जाती है। उधर वार्डन जब अपनी तिजोरी खोलता है तो वहाँ उसके दस्तावेज नहीं बल्कि एक बाइबल रखी होती है। बाइबल के पहले पन्ने पर लिखा होता है, तुम सही थे, मुक्ति इसी में है। जैसे ही वार्डन अगला पन्ना पलटता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ हथौड़ी के आकार का निशान बना होता है। असल में एंडी ने बाइबल के पन्नों को काटकर हथौड़ी के आकार की जगह बनाई थी और 20 साल तक अपनी वही छोटी सी हथौड़ी उसी के अंदर छिपा कर रखी थी। 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी के सेल में आया था और उसने उसके हाथ से बाइबल लेकर वापस लौटा दी थी, उसी वक्त भी वह हथौड़ी बाइबल के अंदर ही छुपी हुई थी। अब वार्डन की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंचती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है। उसे एक नौकरी मिलती है, लेकिन बाहर की दुनिया उसे अब भी अजनबी लगती है क्योंकि रेड ने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल की दीवारों के बीच बिताए थे। रेड उसी कमरे में रहने लगता है जहां कभी ब्रूक्स रहा करता था। वह भी टूटने लगता है और एक पल के लिए वही रास्ता चुनने की सोचता है, लेकिन तभी उसे एंडी से किया गया अपना वादा याद आता है। रेड उस बड़े मैदान की ओर निकल पड़ता है जहाँ एक विशाल पेड़ खड़ा होता है। पास ही पत्थरों की एक दीवार होती है और उसमें लगा होता है एक काला पत्थर। जैसे ही रेड उस पत्थर को हटाता है उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर कुछ पैसे होते हैं और एक चिट्ठी। यह चिट्ठी एंडी की होती है। उसमें लिखा होता है, क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताया था? रेड मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, जिहुआतानेजो। चिट्ठी में आगे लिखा होता है, वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और अंत में लिखा होता है, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज, और अच्छी चीज कभी मरती नहीं। अगले सीन में रेड समुद्र के किनारे पहुंचता है। नीले समंदर के सामने वह एंडी को एक नाव पर बैठा अपनी नाव ठीक करते हुए देखता है। यह वही सपना था जो कभी जेल की 4 दीवारों के बीच एंडी ने रेड के साथ साझा किया था। तब रेड ने कहा था, उम्मीद अच्छी नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल कर देती है। लेकिन आज उसे सच्चाई समझ आ जाती है। उम्मीद ही वो ताकत थी जिसने एंडी को 20 साल तक हार मानने नहीं दी। उम्मीद ही वो वजह थी जिसने एक नामुमकिन सुरंग बनाई और एक कैदी को आजाद इंसान बना दिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइए। अपनी राय खोलकर लिखना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।